नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल, आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, कहीं बाहर से जुड़ रहा हूँ। नहीं सर, लेकिन आप कहीं से भी जुड़े, आपका विश्लेषण जो है वो लोग सुनना चाहते हैं और आपके आगे पीछे इतनी पुस्तकें हैं, वो ज्ञान का भंडार जो है वो दिखाता है किसे आप इतना ज्ञान हर विषय पर इतना दे देते हैं। तो ये बिल्कुल काफ़ी सटीक जगह पे आप बैठे हुए हैं इस समय। तो अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें आज का, उससे पहले अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पर हम किन खबरों पर चर्चा करने वाले हैं, किन विषयों पर बातचीत करने वाले हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। शुरुआत करेंगे म्यूचुअल फंड्स की माइक्रोसिप से जुड़ी हुई खबर के साथ। माइक्रोसिप शुरू करने के लिए सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड पर अब दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद के आंकड़ों को लेकर के। मई के दौरान ये खरीद कुछ सुस्त देखने को मिल रही है और रिजर्व बैंक ने तो इस साल खरीद की ही नहीं है। क्या है पूरी खबर, डिटेल में बातचीत होगी। अगली खबर भारत और चीन के ट्रेड को लेकर के है। ऐसा लग रहा है कि भारत के खिलाफ चीन अपने व्यापार को हथियार बना रहा है। अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी कि आखिर में पूरा मसला है क्या। इसके बाद अमेरिका और वियतनाम के बीच हुई ट्रेड डील से एशियाई देशों की टेंशन अब बढ़ गई है। आशंका इस बात की है कि अमेरिका दूसरे एशियाई देशों पर भी इसी तरह की डील के लिए दबाव बना सकता है। इस पर भी आज विस्तार पूर्वक बातचीत होगी। चीन में अब स्टेबल कॉइन की डिमांड उठने लगी है। जेडी और अलीबाबा ने वहां के केंद्रीय बैंक से युआन आधारित स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की मांग की है। जानेंगे कि आखिर में ये पूरा मामला है क्या। और आखिर में शेयर बाजार से जुड़े एक बड़े घोटाले पर डिटेल में बातचीत होगी। जानेंगे कि कैसे अमेरिकी कंपनी ने भारतीय शेयर बाजार से 2 साल में 36,000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। महत्वपूर्ण खबर, डिटेल में होगी इस पर भी बातचीत। लेकिन शुरुआत करेंगे दलहन उत्पादन के से जुड़ी खबर के साथ। देश में दलहन उत्पादन बढ़ा करके इंपोर्ट पर निर्भरता खत्म करने के लिए सरकार अब नया कदम उठाने जा रही है। सरकार ने 7 राज्यों के दर्जन भर जिलों में किसानों को तुअर और उड़द के बीज बांटने की योजना बनाई है। सरकार के दिए गए बीजों से किसान जिस दलहन का उत्पादन करेंगे उसे सरकार किसानों से खरीदेगी भी। हालांकि ये खरीद तभी होगी जब दलहन का बाजार भाव समर्थन मूल्य से नीचे होगा। सर, पहले भी इस तरह के प्रयास हुए हैं, लेकिन अब तक की इन कोशिशों का हुआ क्या सबके सामने, कैसे देख रहे हैं आप इस प्रयास को सर? विपुल भाई, ये दाल के मामले में सरकार की दाल गल नहीं रही है। करीब करीब 20 साल हो गए हैं दाल को देखते देखते। दाल की कोशिशें, उसका उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों को देखते देखते ये जो नई स्कीम आई है, इस स्कीम में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर और त्रिपुरा को शामिल किया गया है। अब यहाँ सरकार बीज बांटने जा रही है। कितने पुराने दौर की बात आपको लगती है कि सरकार दाल की खेती के लिए बीज बांटने जा रही है। दुविधा और उलझन ये है कि दलहन की खेती के लिए या पल्सेस की खेती के लिए किसान बहुत प्रोत्साहित नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे कई तकनीकी बड़ी वजह हैं और भारत की चुनौती ये है कि दाल भारत का मुख्य प्रोटीन फूड है और इस पर ये हर घर में खाई जाने वाली चीज है और इसके लिए आयात पर निर्भरता बेहद ज्यादा है। भारत की डिमांड करीब 300 लाख टन की है, उत्पादन 200 लाख टन के आसपास है। 75 से 100 लाख टन की कमी हर साल होती है और इसके लिए पूरे साल सरकार को दुनिया भर के बाजारों से इंपोर्ट का जुगाड़ करना पड़ता है। और भारत की महंगाई की दाल को में सबसे बड़ा काला है कि दाल की कमी होती है। 2 बड़ी वजह हैं जिनका समाधान इस तरीके की नीतियों से नहीं निकलता। पहली चीज तो ये कि दालों की प्राइसिंग का सपोर्ट, समर्थन मूल्य उतना ज्यादा आकर्षक नहीं बना पा रही है सरकार, जिससे कि किसान बाकी फसलों को छोड़कर इसकी पैदावार करना शुरू करे। और दूसरा, दाल थोड़ा एक सेंसिटिव फसल है। खराब होने की, दाल में नुकसान की संभावना काफी ज्यादा रहती है। किसान इसका जोखिम भी नहीं लेना चाहते इसके उत्पादन का। इन 2 बड़ी वजहों से रह रह कर हर 5 साल में सरकारों को नई कोशिश करनी पड़ती है। अगर आप पल्सेस मिशन को देखें तो वो तो काफी पुराना है, पिछले 10 साल में काफी कोशिशें हुई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि नतीजे नहीं आए, उत्पादन में थोड़ी बढ़ोतरी दिखती है हमको, लेकिन फिर भी भारत जैसा कृषि प्रधान देश, जहां दाल सबसे मुख्य रूप से खाया जाने वाली कृषि उत्पाद है, ये मामला, ये गुत्थी सुलझ नहीं रही है कि भारत में दालें क्यों नहीं पैदा होती, बाकी सब कुछ तो पैदा हो रहा है। बात तो सही है सर, बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जरा म्यूचुअल फंड कंपनियों के बारे में। म्यूचुअल फंड कंपनियों की तरफ से 250 रुपए की माइक्रो SIP को शुरू करने में
हो रही देरी को देखते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी अब हरकत में आ गया है। सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के संगठन एमफी को इसके लिए म्यूचुअल फंड पर दबाव बनाने के लिए कहा है। इसके बाद एमफी ने सभी म्यूचुअल फंड को 250 रुपए की एसआईपी लॉन्च करने का प्लान सौंपने को कहा है। करीब 2/3 म्यूचुअल फंड ने अभी तक ये एसआईपी लॉन्च ही नहीं की है। सर, आखिर में इसके लिए सेबी को बार बार कहना क्यों पड़ रहा है म्यूचुअल फंड्स को? विपुल जी, इसमें भी करीब करीब 1.5 से 2 साल हो गए सुनते हुए माइक्रोसिप को। हम लोग तो उसको करीब से ट्रैक कर रहे हैं। कुछ बैंक, कुछ म्यूचुअल फंड से एसबीआई ने अपना एक जन निवेश कार्यक्रम लॉन्च किया, लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड अभी ये 500 रुपए और 250 रुपए की सिप में आगे नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह है। पहली तो बड़ी वजह ये कि म्यूचुअल फंड बाजार से जब आपके में लोगों से बात करिए, विशेषज्ञों से बात करिए, तो उनको लगता है कि जिन 500 और 250 रुपए वालों को टारगेट किया जा रहा है वो म्यूचुअल फंड के निवेशक ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी बचत नहीं कि वो निवेश कर सके। उन्हें सिखाने, पढ़ाने, जानकारी देने और म्यूचुअल फंड के बारे में समझाने की जरूरत है, जो काम प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा। और इसलिए आप देखें अगर तो हर हर महीने जब एमपी के आंकड़े आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि भारत में म्यूचुअल फंड का बाजार 30-35 शहरों तक सीमित है, और उसमें भी चुनिंदा 20 शहरों से मैक्सिमम एयूएम आता है, क्योंकि वही लोग जो जानते हैं वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है, इस सिप का आकार जितना छोटा होता है म्यूचुअल फंड के लिए, उसको मैनेजमेंट की लागत उतनी ज्यादा हो जाती है। 250 रुपए की सिप और 500 रुपए की सिप को मैनेज करना, उसकी कॉस्ट का, उसके पीछे के बाकी खर्चों को बचाना, ये बड़ी मुश्किल है। और इसलिए साल भर हो गया है सेबी को कहते हुए, बड़े म्यूचुअल फंड्स को अगर आप छोड़ दीजिए, जिनके पास एक क्षमता है कि उनके बड़े यूएम के बेस पे वो छोटी सिप चला सकते हैं और उसकी कॉस्ट को एक तरह से सब्सिडाइज कर सकते हैं बड़ी सिप्स के साथ, जो 5,000, 2,000 और 10,000 रुपए की सिप है। छोटे म्यूचुअल फंड्स के लिए ये लागत की बड़ी समस्या है कि इतनी छोटी सिप को कैसे चलाया जाए, और इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। सेबी ने फिर एमफी से कहा है, एमफी फिर कहेगी, लेकिन इस बार थोड़ा दबाव ज्यादा बनता दिखाई दे रहा है। तो अगले 2-3 महीनों में हम लोग नजर रख के देखेंगे कि क्या वास्तव में माइक्रोसिप आई है कि नहीं आई। हालांकि माइक्रोसिप की भारत में जरूरत है, बल्कि डेली सिप की जरूरत है, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी दुविधा लागत को लेकर और लोगों तक सही ढंग से जानकारी पहुंचाने। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि ज़रूरत है, और ख़ास तौर से बहुत सारे छोटे दुकानदार जो है ना, वो ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं जब मुलाकात होती है कि ऐसा कोई विकल्प है कि हम कुछ हमारे पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं, डेली के कुछ पैसे अगर हम कर सकें तो ये निश्चित रूप से अब देखना ही है कि हमारी निगाहें लगी हुई हैं। जैसे इसमें कोई अपडेट होगी अपने दर्शकों को हम तुरंत सूचना देंगे। इस बीच मई के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद अप्रैल के मुकाबले तो बढ़ी है, लेकिन 12 महीने की औसत मासिक खरीद के मुकाबले कम रही। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने नेट 20 टन सोने की खरीद की है। बीते 12 महीने की मासिक खरीद का औसत 27 टन है। अप्रैल में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने 12 टन गोल्ड की खरीद की थी। इस बीच वित्त वर्ष 2024-25 में 57 टन सोना खरीदने के बाद रिजर्व बैंक ने इस साल अब तक गोल्ड की खरीद नहीं की है। सर, गोल्ड खरीद के मामले में केंद्रीय बैंक अब पहले जैसी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं आप? बड़ी वजह है विपुल भाई, गोल्ड की कीमत भी कहाँ पहुंच गई है। सेंट्रल बैंक भी आखिर किस सीमा तक सोने की खरीद करेंगे। गोल्ड की कीमत 3300-3400 रुपए और बीच में 3500 रुपए तक है। हमने जनवरी से लेकर और अभी जून तक कम से कम 20-22 तो पीक देखी है गोल्ड के प्राइस में, अगर आप चार्ट पर देखें। तो ऐसी स्थिति में बैंकों के लिए इतना महंगा सोना खरीदने का जोखिम है, क्योंकि कीमतें घटती हैं तो उनके फॉरेक्स रिजर्व का वैल्यूएशन कम होता है। तो जो बड़े बैंक हैं उन्होंने सस्ती कीमत पर सोना खरीद लिया था, तो वो इंतजार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, छोटे बैंकों की तरफ से खरीद आई है। जैसे अगर मैं चार्ट देख रहा था कजाकिस्तान ने, टर्की ने, पोलैंड ने, इनके बैंकों ने, सेंट्रल बैंक्स ने खरीद की है। कजाकिस्तान ने करीब 7 टन गोल्ड खरीदा है, टर्की ने करीब 6 टन खरीदा है, पोलैंड ने भी करीब 6 टन का गोल्ड खरीदा है। चीन, भारत, रूस जैसे जो प्रमुख देश हैं, वहां गोल्ड की खरीद कुछ कम हुई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके की मौद्रिक अस्थिरता में दुनिया में दिख रही है, डॉलर की कीमतें जितनी तेजी से टूटी, जो हम बार बार बोनस पॉइंट में बताते रहे हैं, और अब तो डोनाल्ड ट्रंप का जो बिल पास हुआ है हाउस से, उसके बाद तो डॉलर की कीमत में और ज्यादा दबाव बनेगा, क्योंकि कर्ज बढ़ने की संभावना है। ऐसी स्थिति में बैंकों के पास अपने विदेशी मुद्रा भंडार को हेज करने के लिए गोल्ड के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो ये थोड़े समय की शांति है। विदेशी मुद्रा भंडार और बैंक वापस बाजार में पहुंचेंगे, थोड़ी कीमतों के स्थिर होने की इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद वापस उनकी खरीद शुरू होगी, जब तक कि कोई दूसरा तीसरा एसेट इस सिस्टम में नहीं आ जाता। एक और दिलचस्प बात देखनी होगी
कि सोने की खरीद का रिश्ता हमें आने वाले 6 महीनों में विदेशी मुद्रा भंडारों के पुनर्गठन से भी दिखाई देगा। हम लोगों ने विस्तार से बोनस में बताया था विपुल जी, आपको याद होगा कि कैसे विदेशी मुद्रा भंडारों का संतुलन बदल रहा है। 50, 60, 55% के आसपास डॉलर रह गया है, युआन और यूरो में रिजर्व बनाए जा रहे हैं। तो शायद मुद्रा बाजार में अस्थिरता को भी इसकी एक वजह माना जा सकता है कि अब सेंट्रल बैंक कुछ दूसरी अल्टरनेट करेंसीज को भी अपने भंडारों में बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। जी, इस बीच आईबीसी के जरिए जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए अदानी ग्रुप रेस में अब सबसे आगे हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अदानी समूह ने जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए 12,500 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। साथ में 8,000 करोड़ रुपए की अपफ्रंट पेमेंट का भी ऑफर दिया है। अदानी समूह का ये ऑफर डालमिया भारत, वेदांता और जिंदल समूह से ज़्यादा है। जेपी एसोसिएट्स पर 59,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सर, अदानी ने इतनी बड़ी बोली क्यों लगाई जेपी एसोसिएट्स को लेकर के? बड़ा आक्रामक है। अभी तक बैंक्रप्सी की व्यवस्था में इतनी आक्रामक बोली नहीं आई। 12,800 करोड़, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए तुरंत देने को अडानी समूह तैयार है। और अभी हाल के पिछले 2 हफ्तों में अडानी समूह ने 2 बड़ी बारोइंग्स की है मार्केट में, जो जिसको हमने चर्चा की थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो जेपी एसोसिएट्स के पास सीमेंट है, जिसमें अडानी समूह अपनी अपनी क्षमताएं और अपना बाजार हिस्सा बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अडानी समूह का सीमेंट पोर्टफोलियो वैसे भी काफी बड़ा है और हाल के टेक ओवर्स के बाद तो बहुत बड़ा हुआ है। इसलिए एक तो वो सिनर्जी है अडानी समूह के कामकाज के कारण, तो सीमेंट के साथ मिलेगा। और दूसरी ये है कि बाकी जो रियल एस्टेट एसेट्स हैं वो भी स्ट्रेटेजिक है, और अडानी समूह को इसमें अपने लिए बेहतर विकल्प और ग्रोथ दिखाई दे रही है। लगता यह है कि जैसी स्थिति दिख रही है इस पूरी जेपी एसोसिएट्स के डील की, इस डील को मैच करने की स्थिति शायद किसी में वेदांता या भारत डालमिया में नहीं होगी। तो संभावना यह है कि ये जेपी समूह का एक ये बड़ा हिस्सा अडानी के पास पहुंच सकता है। चलिए, बड़ी खबर है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या डेवलपमेंट निकल करके आता है। लेकिन इस बीच औसत रेवेन्यू पर यूजर यानी आरपू की ग्रोथ के मामले में जून तिमाही के दौरान रिलायंस जियो भारतीय एयरटेल से अब आगे निकल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक जियो की आरपू ग्रोथ 1.8% रह गई है, जबकि एयरटेल की ग्रोथ इससे कम रहने की संभावना है। हालांकि ज़्यादा ग्रोथ के बावजूद जियो का आरपू एयरटेल से आगे नहीं निकल पाएगा। ग्रोथ मिलाकर के जियो का आरपू 210 रुपये रहने का अनुमान है, जबकि एयरटेल का पहले से ही आरपू 245 रुपये है। सर, जियो रेवेन्यू में बढ़त कहाँ से आ रही है? आरपू का हिसाब अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि एयरटेल का आरपू एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जिसको कहते हैं वो 249 रुपए 250 रुपए के आसपास कहीं टिकेगा, जो संकेत मिल रहे हैं जेम फाइनेंशियल की रिपोर्ट में। लेकिन जियो की थोड़ी ग्रोथ तेज है। जियो हालांकि है कम, 210 रुपए के आसपास के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर रहेगा। जियो को जो बढ़ोतरी मिली है वो एयरटेल की जो दबदबे वाला बाजार है उसमें सेंध लगाने से मिली है। अभी तक जो फिक्स्ड वायरलेस का मार्केट है, जो घरों में वायरलेस लगाया जा रहा है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का, उस बाजार में एयरटेल की हिस्सेदारी काफी मजबूत थी और एयरटेल ने काफी बड़ा नियंत्रण रखा था। लेकिन हाल के महीनों में जियो ने इस बाजार में दखल बढ़ाया है, अपनी सर्विसेज बेटर की हैं, और इसलिए जो फिक्स्ड वायरलेस यूजर हैं वो उनमें बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। लगभग 2 मिलियन के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा संकेत मिल रहा है। और यही वो वजह है जिसका फायदा जियो को अपने रेवेन्यू को बढ़ाने में मिले। जी, इस बीच चीन ने अनैतिक व्यापार गतिविधियों के जरिए भारत के व्यापार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। चीन ने पहले रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई पर रोक लगाई, उसके बाद स्पेशलिटी फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट को रोका, और बाद में फॉक्सकॉन ने भारत की फैक्ट्रियों से चीन के इंजीनियरों को हटा दिया। और अब खबर यह भी है कि चीन की तरफ से भारत को कई ज़रूरी मशीनरी की डिलीवरी देने में देर की जा रही है। सर, चीन के जो हालिया कदम रहे हैं इनको किस तरीके से समझा जाए सर, और ये अब कौन सी सप्लाई चेन खतरे में दिखाई दे रही है? अगर आप देखें इसमें कहीं पीछे पैटर्न दिखता है। और शायद अमेरिका ने जिस तरह से अपने ट्रेड का, अपने बाजार का इस्तेमाल किया है दुनिया के देशों को अपनी शर्तों पर टैरिफ पे लाने के लिए, चीन वहां से कुछ सबक सीख रहा है। देखिए, अगर पैटर्न देखें विपुल जी, तो सबसे पहले चीन ने भारत के रेयर अर्थ मैग्नेट रोके, जबकि बाकी देशों को दिया जा रहा है। भारत के आटे उद्योग को रेयर अर्थ नहीं मिल रहे हैं। अगर आप यूरोप को देखें तो यूरोप से समझौता हो गया है, अमेरिका से भी समझौता हो गया। तीसरा जो बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है दुनिया में वो भारत की है, पर भारत की कंपनियों को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर थे उनकी सप्लाई रोक दी गई,
और वो भी ऐसे समय पर रोकी गई जबकि भारत में खरीफ की फसल के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत है। इसकी भी आपूर्ति दुनिया के देशों को की जा रही है, भारत को रोक दी गई है। और तीसरा घटनाक्रम जिस पर हमने कल डिस्कस किया था कि फॉक्सकॉन से, जो कि ताइवानीज कंपनी है, और वहां से चीनी इंजीनियरों को वापस बुला दिया गया। ये अगर इस पैटर्न को देखें और भारत की निर्भरता चीन पर देखें, करीब करीब $99 बिलियन के आसपास का व्यापार घाटा है भारत और चीन के बीच में, जिसमें भारत का इंपोर्ट करीब $113 बिलियन के आसपास है। इसकी तुलना में अगर भारत का निर्यात देखें तो मूंगफली है 14 बिलियन डॉलर का, $113 बिलियन का इंपोर्ट और $14 बिलियन का एक्सपोर्ट। क्योंकि भारत पर निर्भरता ज्यादा है, इसलिए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में चीन और भारत के व्यापार रिश्ते और बिगड़ते हैं, जिनकी संभावना दिख रही है, खतरा दिख रहा है। तो कई प्रमुख क्षेत्रों की सप्लाई चेन खतरे में हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में चीन क्या कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत पीसीबी उपकरण और चिप्स के मामले में चीन पर निर्भर है। करीब करीब 80% 50% की निर्भरता है भारत की, अगर आप हमारे डेटा पॉइंट के चार्ट को देखें। यहां चीन निर्यात में देरी कर सकता है, जो काम उसने रेयर अर्थ में किया है। और जो लेबर हैं, जो चीनी श्रमिक भारत में काम कर रहे हैं और मोबाइल कंपनियों में, उन्हें वापस बुलाया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल पर भारत की निर्भरता 80% है। यहां पर सीमा शुल्क संबंधी बाधाएं खड़ी की जा सकती हैं। ये संकेत हमें बाजार में चर्चा से मिले कि कुछ ऐसा होने की संभावना है। मशीनरी के मामले में एक्सपोर्ट रोका जा सकता है। रोबोट्स पर और टीबीएम पर भारत की निर्भरता 40% है। सौर ऊर्जा में तो खैर 90% के आसपास निर्भरता, यहाँ रेयर पहले ही फंसा हुआ है। इसके अलावा फर्टिलाइजर पर भी रोक है। तो ये सारी रोक चीन की तरफ से लगाई जा सकती है भारत को, जिसका असर भारत के व्यापार पर और कंपनियों पर पड़े। जी, इस बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर के कई तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच मिनी डील होने जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि भारत ने अमेरिका के जीएम फीड से इंपोर्ट पर कुछ रियायत का ऑफर दिया है। कुछ रिपोर्ट ये भी कह रही हैं कि टकराव अभी भी बना हुआ है। डील को 9 जुलाई से पहले पूरा होना है। ऐसा नहीं हुआ तो 9 जुलाई के बाद अमेरिका फिर से टैरिफ लगा सकता है। सर, अभी इस डील पर बड़ी शांति दिखाई दे रही है, क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? हमारे विदेश मंत्री जी भी वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ पक रहा है सर? शांति है कि सन्नाटा है? बिल्कुल सन्नाटा है। सन्नाटा। शांति से ज्यादा सन्नाटा है दोनों पक्षों की तरफ से। अमेरिका से भी 2 दिन पहले तक इस बात के संकेत थे कि डील हो जाएगी। इनफैक्ट कल जापान के मामले में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान दिया तो उसमें भी कहा कि भारत के साथ तैयारी, लेकिन भारतीय पक्ष की तरफ से कोई बहुत उत्साह, इतनी बड़ी डील की तैयारी हो रही है अमेरिका जैसे बाजार के साथ, लेकिन मामला फंसा हुआ है। मामला ये फंसा हुआ है कि एक तो अमेरिका ने कहा है कि कृषि और डेयरी के बाजारों में उसे एक्सेस चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना के साथ अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते बेहद खराब हैं और चाइना के साथ रिश्ते आने वाले समय में अच्छे होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए भारत एक ऐसा बड़ा बाजार है जहां उसके कृषि उत्पाद बिक सकते हैं, तो वो दबाव लगातार बना हुआ है। भारत इससे इनकार कर रहा है, इसलिए डील पर एक भी सहमति की चीज नहीं बन रही है। भारत का कहना है कि उसके टेक्सटाइल को, जेम्स एंड ज्वेलरी को, लेदर को, प्लास्टिक को बाजार उपलब्ध कराया जाए। अमेरिका सीधे सीधे, जो सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिका सीधे सीधे इसमें कृषि और एग्रीकल्चर मार्केट में पहुंच से जोड़ रहा है। इसलिए भारतीय पक्ष गहरी दुविधा में फंसा हुआ है। अब यहाँ एक डील मेकर की पेशकश है भारत की तरफ से जो की जा सकती है कि भारत अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने की बात करे या डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने की बात करे। ये चीज लास्ट मोमेंट पे शायद लाने की कोशिश की जाएगी और ये वो चीजें हैं जिससे अमेरिका को भारत को ज्यादा सामान बेचने का अवसर मिलेगा और शायद डील की जा सके। पर जो संकेत है विपुल जी, वो ये है कि कोई बड़ी डील, कोई बड़ा एफटीए, कोई बहुत बड़ा व्यापक समझौता होने की उम्मीद ना के बराबर है। केवल छोटी मोटी सहमति बन जाएगी। ये जो 26% का टैरिफ 9 जुलाई से आ सकता है और जिससे भारत पर ज्यादा असर पड़ेगा, उसे टाल दिया जाए। कोशिश होगी कि जो बाकी मुद्दे हैं उनको साल के अंत में किसी व्यापक समझौते के पर डिस्कशन में ढाला जाए। लेकिन अगले 3 दिन महत्वपूर्ण है, खासतौर से सप्ताहांत वीकेंड महत्वपूर्ण है। ऐसा संकेत वाशिंगटन से मिल रहा है कि इस बीच में कोई डील मेकर चीजें लाकर कुछ ना कुछ चीजें मेज पर रखकर एक सहमति तो बनाने की कोशिश की जाए। तो मतलब ये माना जाए कि जो बाजार इंतजार कर रहा है, चल नहीं रहा है, शायद एक उम्मीद वहाँ से भी है कि कुछ पॉजिटिव ट्रिगर अगर मिले तो शायद बाजार चले। तो अभी बाजार में कोई पॉजिटिव सरप्राइज मिलने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही। विपुल जी, सरप्राइज पहली चीज तो डील ही हो जाए। अभी तो डील ही फंसी हुई है, अभी तो यही उम्मीद नहीं है कि हो जाएगी। होने के बाद जिस पर हम अगली खबर में चर्चा करेंगे, वियतनाम की डील आने के बाद अब भारतीय पक्ष के लिए
डोनाल्ड ट्रंप को समझाना और सहमत करना मुश्किल है। तो बाजार में जो चिंता वो ये नहीं है कि डील हो जाएगी। अगर ऐसी डील हो गई जो उल्टी ही पड़ गई, गारमेंट इंडस्ट्री को देखिए, टेक्सटाइल स्टॉक्स को देख बिल्कुल। लीजिए, मार्केट में वियतनाम की डील के बाद किस तरह से सेंसिटिविटी उनमें दिखाई दे रही, तो कुछ ऐसा समझौता ना करना पड़ जाए जो बाद में फिर गले फंस जाए और मुश्किल हो जाए। तो ये भी बात इसमें है, इसलिए थोड़ी थोड़ी चिंता और असमंजस बना हुआ है, बिल्कुल। और इस बीच अमेरिका और वियतनाम के बीच हुई जो ट्रेड डील है उससे भारत सहित दूसरे एशियाई देशों पर दबाव बढ़ गया है। डील के तहत वियतनाम के सामान की अमेरिका में बिक्री पर 20% टैरिफ लगेगा। साथ में वियतनाम के रास्ते दूसरे देशों का सामान अगर अमेरिका जाता है तो उस पर 40% टैक्स होगा। ये टैक्स अमेरिका की तरफ से पहले से प्रस्तावित 46% टैक्स से कम है। हालांकि पुराने टैक्स के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस डील के बाद अमेरिका अब भारत सहित दूसरे एशियाई देशों पर भी इसी तरह की डील का दबाव बना सकता है। सर, आखिर में ये जो वियतनाम के साथ डील हुई है, ट्रेड डील, उसमें ट्रंप की रणनीति क्या इशारा कर रही है और क्या कितना प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है भविष्य में? देखिए, कल ही हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में इस बात पर संकेत दिया था कि वियतनाम ने भारत की डील फंसा दी है और वही होता दिखाई दे रहा है। इस डील के जरा इससे पूरी खोल के समझते हैं तो हमें समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक छोटे से देश को, जिसकी बड़ी निर्भरता है बाजार के लिए, छोटा देश है वियतनाम और उसकी अमेरिकी बाजार पर निर्भरता है, उसे अपनी शर्तों पर मानने के लिए मजबूर करके एक किस्म का बेंचमार्क खड़ा कर दिया है टैरिफ में एशिया के लिए। पहली चीज तो यह कि 20% का एक मुश्त शुल्क लगा दिया गया। वियतनाम के सभी एक्सपोर्ट पर 20% का शुल्क है। पहले केवल 2 से 10% था। ठीक है, 40% की धमकी थी, 40% का टैरिफ नहीं था, वो तो ट्रंप लेकर आए थे। अगर आप देखें कि ट्रंप के आने से पहले वियतनाम जो सामान बेचता था उस पर 2% टैरिफ लगता था, उसकी जगह 20% टैरिफ हो गया, यानी ऑलमोस्ट 10 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई। और दूसरा यह कि डोनाल्ड ट्रंप बेहद चतुराई के साथ उनकी टीम एक 40% का ट्रांसशिपमेंट शुल्क ले आई, जो वियतनाम के रास्ते चीन या अन्य देशों से आने वाले सामानों पर लागू होगा। और इसने भारत और एशिया के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी। अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों शुल्क एशिया के लिए बेंचमार्क जैसे लग रहे हैं। जैसे मेरी ट्रेड एक्सपर्ट से बात हो रही थी कल से कई जगह अलग अलग देशों में भी चर्चा हो रही थी कि ये 20% का शुल्क अब एशिया बाजारों के लिए संदर्भ हो जाएगा, क्योंकि भारत से भी जाने वाले गारमेंट पर या सामानों पर डोनाल्ड ट्रंप 20% का टैक्स लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक देश पर लगाया है, वियतनाम पर। थाईलैंड और बाकी देश जब संधि के लिए जाएंगे तो उन पर भी ऐसा होगा। दूसरी चीज यह है कि चीन से जाने वाला जो सामान है, ट्रांसशिपमेंट का सामान है, उस पर जो 40% का टैक्स है, ये बड़ी चीज है। और इसके अलावा ओरिजिन ऑफ सप्लाई के नियम भी तय किए गए। इसका ये डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी रणनीतिक तौर पर की गई डील है वियतनाम के साथ, जो पूरे एशिया के बाकी देशों को, बल्कि जापान और कोरिया के लिए भी चुनौती बने। सर, लेकिन अब यहाँ पर वियतनाम के साथ जो डील हुई उसकी अगर छाया में अगर हम क्या बाकी एशियाई देशों के साथ भी समझौते होंगे या उससे अलग हो सकते हैं, क्योंकि डर इस बात का जरूर बैठा हुआ है। जैसे आप देखिए, इसमें जिस चीज का सबसे ज्यादा डर है ना बिल्कुल, जो 40% की ट्रांसशिपमेंट का। जैसे भारत का उदाहरण लीजिए, भारत अमेरिका को मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करता है, जो कि एप्पल बनाता है। मोबाइल फोन के कंपोनेंट चाइना से आते हैं, ये भी हमें पता है। उन कंपोनेंट्स पे अगर 40% की ट्रांसशिपमेंट ड्यूटी लग गई, क्योंकि वो हिस्सा तो वहां से आ रहा है और भारत से बन रहा है। अब ये जो चीज है, ये पूरे के पूरे एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कच्चे माल और पुर्जों के मामले में साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमीज चीन पर निर्भर है। सबके जो प्रोडक्शन सप्लाई चेन है, उनकी पूंछ चीन में ही खुलती है जाके। सप्लाई चेन में जो चीजें चीन से आ रही हैं, उनके ऊपर अगर 40% का शुल्क लगता है तो भारत, मलेशिया, थाईलैंड जैसे तमाम देश, इवन कोरिया जैसे देश, इन देशों के लिए बड़ी मुश्किल होगी कि इनके प्रोडक्ट कैसे अमेरिका के मार्केट में बिकेंगे, क्योंकि 40% की ड्यूटी इन पर आएगी। दूसरा, 20% की ड्यूटी काफी है। तो मलेशिया, थाईलैंड के लिए बड़ा डर है क्योंकि इनकी चीन से आयात पर निर्भरता है। तो कोशिश क्या है डोनाल्ड ट्रंप की कि किसी तरह चीन की जो आपूर्ति इन देशों को आ रही है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि ये देश जब चीन का सामान नहीं लेंगे तो फिर ये निर्यात भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी चीज है, और इसीलिए वियतनाम की डील को काफी बड़ा असर माना जा रहा है ग्लोबल ट्रेड सिस्टम्स में, कि इसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल्कुल अलग तरीके का बेंचमार्क तय कर दिया। और इसलिए चीन की तरफ से भी खासी प्रतिक्रिया आई, और यही वजह है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताओं में कोई बड़ी प्रगति हमें होती नहीं दिख रही। जी। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर बातचीत असफल होने के कुछ घंटे बाद रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन से हमले किए।
हमलों में कीव के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया गया और हमले लगभग 6 घंटे तक होते रहे। सर, ये ट्रंप पुतिन की बातचीत में ऐसा क्या निकल गया कि मतलब उसके बाद से फिर से हमले शुरू हो गए? विपुल जी, कोई सहमति नहीं बनी। बातचीत के बाद एक तरह से पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को मना कर दिया कि शांति की कोई उम्मीद नहीं है। और चूंकि यूक्रेन के पास अब हथियार साजो सामान नहीं है, यूरोप और अमेरिका से होने वाली सप्लाई रुक चुकी है, तो पुतिन का जो पूरा प्लान और जो पूरा एजेंडा है वो सक्रिय रूप से सामने आता दिखाई देगा। और इसलिए हमने देखा उसके तत्काल बाद हमले हुए और पुतिन ये कह चुके हैं कि वो पूरा यूक्रेन चाहते हैं और यूक्रेन के कई हिस्सों पर अब पुतिन की सेना सक्रियता के साथ आगे बढ़ रही है। अब एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जैने स्ट्रीट और उसकी सहायक एंटिटीज को शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया। इसको लेकर गुरुवार को सेबी की तरफ से आदेश जारी किया गया। आदेश में यह भी बताया गया कि जैने स्ट्रीट और उसकी सहायक एंटिटीज ने जनवरी 2023 से मार्च 2025 के दौरान इंडेक्स डेरिवेटिव में ट्रेड से 36,000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है। सर, ये कंपनी भारत में कैसे किस तरीके से काम कर रही थी? ये भारतीय डेरिवेटिव बाजार का सबसे बड़ा घोटाला है और जो लोग शेयर बाजार में फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उन्हें इसको समझना और जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार की एक बहुत बड़ी दरार, एक बहुत बड़ी रिस्क इससे खुली है। और छोटे निवेशक जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं वो एक तरीके से 36-40 हजार करोड़ रुपए उनके लुट गए। जेन स्ट्रीट एक अमेरिकी कंपनी थी जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है, जो एल्गोरिदम पर और हाईटेक का इस्तेमाल करती है। भारत में 3 एफपीआई उनके रजिस्टर्ड है, जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग, जेन स्ट्रीट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और जेन स्ट्रीट एशिया। ये फर्म स्टॉक, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में बहुत हाई स्पीड ट्रेडिंग करती है, एल्गो ट्रेडिंग करती है, जिससे खास तौर से ये बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में माइक्रो सेकंड में और काफी कम समय में ट्रेड करके मुनाफा कमाती थी। इसी तरीके की एक इतिहास अमेरिका में ट्रेडिंग का रह चुका है। तो ये था जेन स्ट्रीट के काम करने का तरीका, जो सेबी ने अपनी जांच पड़ताल में हमें बताया है। जी, लेकिन सर ये आखिर में ये हेरफेर हुआ कैसे? मतलब यहाँ पर गलती क्या हुई इनसे और ये कैसे लूट रहे थे, कैसे धोखा हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। गलती इनसे क्या हुई? गलती तो सेबी से हुई जो इसे इतने दिन से देख नहीं पाई, और निवेशकों से हुई। जेन स्ट्रीट ने बेहद चतुराई के साथ बाजार में हेरफेर किया। इसकी पूरी प्रक्रिया समझने की जरूरत है, जो हम आपको डेटा पॉइंट में दिखा रहे हैं। जेन स्ट्रीट 2 चरणों में पैच 1 और पैच 2 की रणनीति से बाजार में ट्रेड करती थी। वो सुबह 9:15 से 11 बजे तक खरीदारी करती थी। बैंक निफ्टी और शेयर्स में, फ्यूचर्स में भारी परचेज होती थी। बाजार का 15 से 25%, विपुल ये समझना है, 15 से 25% वॉल्यूम हैंडल करती, जिससे इंडेक्स ऊपर जाता था। इससे पुट ऑप्शन सस्ते, कॉल ऑप्शन महंगे होते थे। जेन स्ट्रीट पुट ऑप्शन खरीदती थी, कॉल ऑप्शन बेचती थी। फिर आता था पैच 2, दूसरा वाला हिस्सा। 12 बजे से 3:30 बजे के बीच में ये फ्यूचर्स बेच देती थी, जिससे इंडेक्स नीचे गिरता था, पुट ऑप्शंस की कीमत बढ़ती थी, कॉल ऑप्शंस जो बेचे थे उनकी कीमत गिरती थी। और इसी खेल में उसे भारी मुनाफा होता था, जो करीब 43,289 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है। और शेयर बाजार में ट्रेड करने वाले लोग, निवेशक, सामान्य और सेबी को ये लगता था कि ये सब बेहद सामान्य है, बाजार में इतने ग्राहक मौजूद हैं जो ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग चला रहे हैं, जबकि ये सारा काम ये कंपनी जेन स्ट्रीट कर रही है। बिल्कुल। और सर आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एफपीआई, मतलब किस तरीके से इन्होंने एफपीआई के नियमों को तोड़ा और सेबी को कैसे नहीं पता लगा? इतना लंबा वक्त कैसे लग गया सेबी को ये पता करने में? बेहद सनसनीखेज। और दरअसल सेबी की जवाबदेही बनती है। ये कंपनी भारत में 3 अलग अलग एफपीआई रजिस्टर करा चुकी थी, और जो सेबी के हिसाब से अलग अलग दिख रहे थे, पर तीनों एक साथ काम करते थे। यानी तीनों में कोई इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग नहीं थी। एक इकाई एक यूनिट खरीदती थी, दूसरी बेचती थी, जिससे कि ट्रेडिंग स्वतंत्र लगे। आपको ये पूरा किस्सा सुन के विपुल जी ऐसा लगता होगा ना जैसे हम किस युग में जी रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में ऐसे घोटाले हो रहे हैं जिनको आप किस्सों किताबों में पढ़ते थे आज से 15-20 साल पहले कि कोई तकनीक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई नियामक नहीं है, क्या हो रहा है। इसके बाद ये मिरर ट्रेडिंग करते थे। एक कंपनी खरीदती थी, दूसरी कंपनी खरीदती थी, और तीनों कंपनियां एक साथ काम करती थी। जो इंडियन इकाई थी वो एफपीआई इंट्रा ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन जो इंडियन इकाई थी वो आक्रामक इंट्रा ट्रेड भी करती थी, और बहुत तेजी से प्रॉफिट का ट्रांसफर होता था जो विदेश भेज दिया जाता था। ये खेल सेबी को इतने लंबे समय बाद पता चला। सेबी छोटे निवेशकों को ये बताते रहे कि भाई तुम डेरिवेटिव से दूर रहो, पर सुनता कौन है? और डेरिवेटिव्स में होने का ये नतीजा है कि बेचारे छोटे निवेशक सुबह से शाम तक समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो गया।
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि बड़ी बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली। एक एक दिन में 700 पॉइंट के, 500 पॉइंट का 23 तारीख का, 23 मई का शायद नंबर था कि मतलब सिर्फ इनकी वजह से 700 पॉइंट, 500 पॉइंट अगर निफ्टी मूव कर रहा है तो बिल्कुल छोटे निवेशकों के लिए कितनी बुरी स्थिति होगी। लेकिन सर सवाल ये है कि इस पूरे मामले को लेकर के निवेशकों और जो हमारे नियामक हैं उनके लिए क्या कुछ नसीहतें निकल करके आ रही हैं इस पूरे घटनाक्रम से? नियामक को तो जवाबदेह होना चाहिए कि कंपनी ने भारत के पूरे निफ्टी को अपने हाथ में समेट लिया, अपने हाथ में उठा लिया। मतलब एक तरह से हाईजेक कर लिया डेरिवेटिव ट्रेडिंग को। एक एक दिन में 15-15, 20-20% वॉल्यूम ट्रेड का इस कंपनी के पास था। ये भारत के नियामक की सबसे बड़ी असफलता है। लर्निंग ये है कि जो रियल टाइम ट्रेडिंग है उसे समझने की कोशिश नियामकों को करनी चाहिए, क्योंकि नियामक ये समझ नहीं पाते कि रियल टाइम ट्रेडिंग के भीतर क्या हो रहा है। और एफपीआई के कई सारे चेहरे हैं, कई स्वरूप हैं, उनके कई अवतार हैं, वो एक साथ काम करते हैं। उन्हें उन पर पहचान करना, उन्हें जानना मुश्किल होता है। खासतौर से एक्सपायरी के दिनों में ये घोटाला सबसे ज्यादा पाया गया। इसका कामकाज जेन स्ट्रीट का इंट्राडे ट्रेडिंग में। सेबी को इस पर खासी सख्त नजर रखनी पड़ेगी। और इंडेक्स ऑप्शंस को लेकर निश्चित तौर पर विपुल जी को लगता है कि आने वाले समय में इंडेक्स ऑप्शन की समीक्षा भी होगी और इसमें बड़े नियमों में बदलाव होगा, क्योंकि इसके बिना ऐसे घोटाले दोबारा नहीं रुकेंगे। और बेहद खतरनाक है ये भारतीय निवेशकों के लिए, तो बेहद खतरनाक। उन्हें पता ही नहीं बेचारे कि क्या हो रहा है बाजार। अब सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं जानना चाहूँगा कि चलिए मान लीजिए 4-5 हज़ार करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में डाल दिए गए, सीज कर दिए गए, लेकिन क्या इस पर वाकई में कोई एक्शन हो सकता है? बहुत लोगों को मैं सुबह से सुन रहा हूँ, उसमें एक उनका, कुछ लोगों का ये तर्क था कि ये अनएथिकल हो सकता है पर इलीगल नहीं है। उन्होंने जो खामियां हैं नियमों में उसका फ़ायदा उठाया, इसको इलीगल कैसे करार देंगे? क्या एल्गो ट्रेड से के जरिए अगर उन्होंने पैसे कमाए हैं इस तरीके से, तो क्या आपको लगता है कोई मैसेज से भी दे पाएगी इस पूरे मामले को लेकर के? और क्या अब नए नियमों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ट्रेडिंग जिस तरीके से रिटेलर्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और लोगों को भारी नुकसान हो रहा है, और सेबी बार बार कह रही है इस बात को। विपुल जी देखिए, कुछ चीजें तो इसमें आपराधिक है। मिरर ट्रेडिंग आपराधिक है। एक ही एफपीआई, एक जैसी 3 एफपीआई बनाकर आपस में एक दूसरे से ट्रेड करना, ये तो गैर कानूनी है। इस पर तो कार्रवाई होगी। लेकिन पैसा बाहर चला गया तो जो बचा था वो एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया गया। नुवामा का स्टॉक भी गिरा क्योंकि उसकी डोमेस्टिक ट्रेडर थी। अब ये वापस जो विदेश चला गया पैसा, उसकी सेबी कैसे वसूली करेगी ये किसी को पता नहीं है। लेकिन सेबी ने इसे गैर कानूनी तो माना ही है, तो इस पर बहस हो सकती है। निवेशकों के लिए बेहद जरूरी है कुछ चीजें, इससे सबक है जो मुझे लगता है कि चूंकि आप बोनस के नियमित दर्शक हैं और स्टॉक में निवेश करते हैं, बेहद जरूरी 3 बड़े 4 बड़े संकेत इससे निकले हैं विपुल जी, जो हमें लगता है बार बार हमें अपने दर्शकों को बताने चाहिए कि एक्सपायरी के दिन पर अचानक अगर बाजार में कोई बड़ा मूव बनता है तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ये कोई ना कोई स्कैम हो सकता है। जिनका कैपिटलाइजेशन मार्केट में कम है वो स्टॉक्स बहुत आसानी से इस खेल में प्रभावित होते हैं। कोई खबर नहीं है, कोई आधार नहीं है, तो तेज उतार चढ़ाव के समय बच के रहें, ट्रेडिंग ना करें। सवाल उठाएं, पूछें कि अचानक किसी कंपनी का किसी स्टॉक का मूल्य अचानक क्यों बढ़ जाता है बगैर किसी वजह के। और डेरिवेटिव से एक्सपायरी में ट्रेड में अधिक निवेश से बचें, क्योंकि ये हमें ये 3-4 बड़े सबक हमें इस जेन स्ट्रीट स्कैम से मिले हैं छोटे निवेशकों को, जिनकी उन्हें गांठ बांधकर अपने पास रख लेना चाहिए। बिल्कुल, और आज इसी वजह से हमने देखा कि तमाम इंडाइसेस, खासतौर से बीएससी जैसे शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि वॉल्यूम पर जो है काफ़ी असर पड़ेगा इसका, जो घटनाक्रम घटा है। बीएससी का शेयर करीब 6%, एंजल वन कैपिटल मार्केट के शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। एंजल वन का शेयर 6% से ज़्यादा की गिरावट के साथ शुक्रवार के कारोबारी सत्र में बंद हुआ। अगली खबर चीन से जुड़ी हुई। चीन की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों जेडी और अलीबाबा ने चीन में स्टेबल कॉइन शुरू करने की वकालत की है। दोनों कंपनियों ने मांग की है कि चीन में चीनी करेंसी युआन आधारित स्टेबल कॉइन लॉन्च किए जाए। दोनों कंपनियों ने कहा कि दुनिया भर में डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन का प्रभुत्व रोकने के लिए युआन आधारित स्टेबल कॉइन लॉन्च करना जरूरी है। सर, अब क्या चीन भी स्टेबल कॉइन की तैयारी में लग गया है? तो क्रिप्टो के बाजार से चीन बाहर था, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे, और अब चीन की कंपनियों को युआन बेस्ड स्टेबल कॉइन की जरूरत पड़ने लगी। और उसकी वजह यह है कि अचानक यूरोप और अमेरिका से, खासतौर से अमेरिका से स्टेबल कॉइन जारी करने वाली कंपनियों की एक बड़ी सीरीज तैयार हो गई है,
जो डॉलर पर बेस्ड स्टेबल कॉइन बना रहे हैं, जारी कर रहे हैं, और ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में इनका बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। कल हमने आपको बताया था कि मास्टर कार्ड, वीजा जैसे पेमेंट गेटवेज भी इस बात के लिए परेशान है, और इसलिए चीन को की दोनों कंपनियों को कहना पड़ा है कि डॉलर का दबदबा स्टेबल कॉइन में बने, इससे पहले युआन पर आधारित स्टेबल कॉइन आ जाने चाहिए, और ये चीन को क्रिप्टो को लेकर जो अपनी सतर्क रणनीति है उसे बदलने पर बाध्य करेगा, मजबूर करेगा। चलिए, तो आज के बोनस पॉइंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले सर वीकेंड की तैयारियों के बारे में अपने दर्शकों को बता दें। सर, इस बार के अर्थम में क्या कुछ विशेष रहने वाला है? जो हमारे मेंबर हैं उनको तो अर्थम मिल गया है, उनके पास पहुंच गया होगा, और इस बार हम स्टेबल कॉइन पर बात करने वाले हैं। भारतीय बाजार में भारतीय निवेशकों की दुनिया में स्टेबल कॉइन अभी अपरिचित हैं, पर देखिए पिछले 3 दिनों के अंदर हमने आपको कितनी खबरें बताई कि चीन तक अपने स्टेबल कॉइन लाने जा रहा है। क्रिप्टो की दुनिया अब थोड़ी पीछे है बिटकॉइन और इथेरियम की दुनिया थोड़ी पीछे। कहें कि बुनियाद बनाई थी इथेरियम और बिटकॉइन ने, वास्तविक रूप से जो तीसरी या वैकल्पिक करेंसी या वैकल्पिक एसेट्स हैं वो आ गए हैं। अचानक पिछले 2 साल के भीतर दुनिया में स्टेबल कॉइन सबसे बड़ी अल्टरनेट करेंसी बन के उभरे हैं, और हम विस्तार से आपको अर्थम इस बार बताएंगे कि नाइजीरिया में कैसे बैंकों में लोग जाकर स्टेबल कॉइन में डिपॉजिट कर रहे हैं, टर्की में महंगाई से बचने के लिए स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल हो रहा है, नाइजीरिया के अमेरिका में पढ़ने वाले छात्र अपने घरों में स्टेबल कॉइन से पैसा और पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं। एक बिल्कुल नए किस्म का मौद्रिक व्यवस्था दुनिया में स्थापित हो चुकी है, फैल गई है, चलने लगी है। विस्तार से जानिए इस बार इस स्टेबल कॉइन के मामले में, और हम देखने की कोशिश करिए कि भारत कहां खड़ा है, क्योंकि भारत में भी इसकी चर्चा नहीं है, पर क्रिप्टो अब मुख्य धारा में आ चुका है। इस बार के अर्थ में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। जो सदस्य हैं उनके लिए ये जारी हो चुका है। अगर आप इसे तुरंत देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप बोनस से जुड़िए और मेंबरशिप लीजिए, और बाकी दर्शकों को हम इसे रविवार को उपलब्ध कराएंगे। चलिए, तो रविवार को जिनके पास मेंबरशिप नहीं है, लेकिन जिस तरह का विषय है थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, जाइए अभी प्राइम मेंबरशिप लीजिए द बोनस की। और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, उसका लाभ भी आप लोग उठाइए। अर्थम समय से पहले मिल रहा है आपको, तो देखिए और बोनस के प्राइम मेंबर बनिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। बाज़ार चल क्यों नहीं रहा है? चलेगा तो कब तक चलेगा? जो कुछ दुनिया में चल रहा है, अगर बाज़ार यहाँ से चलेगा तो कौन से सेक्टर लीड करेंगे? सुदीप बंदोपाध्याय जी के साथ हमने डिटेल में बातचीत की है, और ये भी कार्यक्रम आप रविवार को देख सकते हैं दोपहर 3 बजे। तो आप जुड़िए और जानिए कि बाज़ार में अब यहाँ से अगली रुकावट क्या है, और बाज़ार में अगर तेज़ी बनती है तो किन कारणों से बन सकती है, पहली तिमाही के नतीजों से क्या कुछ उम्मीदें हैं। तमाम पहलुओं को लेकर बातचीत हुई है, कौन से सेक्टर चलेंगे कौन से नहीं। तो लगातार बोनस पॉइंट के साथ बने रहिए, द बोनस के साथ बने रहिए, और वीकेंड अच्छे से एंजॉय कीजिए। जब जब समय मिले बहुत अच्छे प्रोग्राम हम लोग लेकर के आ रहे हैं, हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए, नमस्कार।